और सर और क्या हाल है? बढ़िया सर। और बहुत दिन से इच्छा थी आपसे मिलने की, और एक समस्या भी थी सर। क्या था बताइए। कि एक मैं गाड़ी प्लान कर रहा था सेकेंड हैंड लेने की। हाँ हाँ। नया का तो अभी बजट नहीं है, सोच रहा था सेकेंड हैंड ही ले लूँ। 4 व्हीलर ले रहे हैं? 4 व्हीलर सर। हाँ हाँ। तो सर ये था कि मेरे को थोड़ा आपसे जानकारी चाहिए थी कि क्या क्या पेपर मैं ऐसा चेक करूं कि गाड़ी चल के आगे मेरे को दिक्कत हो ना हो। और ट्रांसफ़र भी इजली हो जाए। तो थोड़ा सा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या शुभ नाम है आपका? अमन सिंह चौहान। अमन सिंह चौहान जी हैं और सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हैं। और आप में से कितने ऐसे हमारे दोस्त हैं जो सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हैं या ले लिए हैं? तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी होता है, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। सारा नियम, सारी बारीकी आपको मैं समझा के मानूंगा। पूरी वीडियो देखिए, दिलचस्प है। नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं विवेकानंद तिवारी शहडोल मध्य प्रदेश से, एमपी से हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या हमें सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? बात मैं 2 व्हीलर की, 4 व्हीलर की या किसी भी व्हीकल की कर रहा हूं। अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, किसी कारण से अपने गाड़ी को बेच रहे हैं किसी को, और नई गाड़ी नहीं खरीद पा रहा है, कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहा है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो दोस्तों, जब भी कभी आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहें तो आपको कहां से खरीदना चाहिए, मैं आपको एक सुझाव देता हूं। अगर कोई आपके जान पहचान का व्यक्ति है जिसकी गाड़ी है और वो गाड़ी अपनी गाड़ी को बेचना चाहता है, तो आप उससे गाड़ी ले सकते हैं, पहला विकल्प है। दूसरा, कभी कभी खिंची हुई गाड़ियाँ रहती हैं, फाइनेंस की गाड़ियाँ रहती हैं और वो यार्ड वगैरह के माध्यम से बेची जाती हैं। तीसरा, किसी बैंक द्वारा गाड़ी खिंची हुई जो कि नहीं जमा कर पाते हैं सही समय पर, तो किस्तें जमा न करने की वजह से वो गाड़ी खिंच जाती है, तो बैंक द्वारा सेकेंड हैंड। या तो बड़े बड़े, चौथा विकल्प के तौर पे बड़े बड़े आजकल एजेंसी हो गई हैं जो सेकेंड हैंड गाड़ियों को बेचा करती। पूरे देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ वैध हैं कुछ अवैध हैं, खुली हुई हैं, नाम एकदम बिल्कुल बोर्ड लगाए हुए हैं कि हमारे यहाँ सेकेंड हैंड गाड़ी मिलती है। किराए से चलने के लिए नहीं मिलती है, खरीदी जाती है और बिक्री की जाती है। और दोस्तों, पूरे देश में एक बहुत बड़ा ट्रैप, एक बहुत बड़ा जाल ऐसे लोगों का भी है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के बाद। या तो दूसरे पहलू पे हम बात करें तो किसी को गाड़ी आपने सेकेंड हैंड बेच दी, अपनी गाड़ी आप किसी को बेचते हैं और उसके बाद क्या क्या समस्याएं आपके साथ आ रही हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो पे, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आज क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए जब कभी भी हम सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं या सेकेंड हैंड गाड़ी को बेचते हैं, तो हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो सावधानी नंबर 1 समझ लीजिएगा कि आपको यदि गाड़ी खरीदना है या बेचना है, दोनों ही स्थितियों में ये निश्चित कर लीजिए कि फर्स्ट ऑनर वाली गाड़ी है कि सेकेंड ऑनर की गाड़ी है। मीन्स कि क्या वो पहले से ही तो सेकेंड हैंड नहीं है, आप कहीं थर्ड हैंड तो नहीं बन रहे हो। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, पहली बात। दूसरी बात, ओरिजिनल आरसी होना ज़रूरी होता है। जो भी गाड़ी आप खरीद रहे हैं, बेचने वाले को मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि अगर आप किसी को बेच रहे हैं तो आप विक्रेता हुए और वो क्रेता हुए, तो दोनों के साथ आरटीओ में जाके सारी प्रोसेस होने के बाद जब उसके नाम पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हो जाता है, तब आप अपनी गाड़ी की चाबी उसको दीजिएगा। ये सेलर के लिए है, जो बेच रहा है, जो विक्रेता है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि आपको गाड़ी की चाबी तब तक नहीं देनी है जब तक सामने वाले के नाम पर ट्रांसफ़र ना हो जाए। नहीं तो होता यही है कि हमने फलानवा को दे दिया, हमने ढेकनवा को दे दिया, हमने रिश्तेदार थे उनको दे दिया, हमने दोस्त था उसको दे दिया, और बाद में माथा फोड़ रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, हाय 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 कर रहे हैं। दुर्घटना वो कर रहा है, परेशान आप हो रहे हैं। ट्रैफिक वायलेशन वो कर रहा है और नोटिस आप के पास आ रहा है। गलतियां वो कर रहा है, अपराध वो कर रहा है और जेल आप जा रहे हो। तो केवल और केवल इस बात का ध्यान दीजिएगा जो मैंने बताया। अब खरीदने वाले के लिए क्या क्या ज़रूरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो सबसे पहले ओरिजिनल आरसी
उस फर्स्ट ओनर की आपको चाहिए होती है। आरसी के साथ साथ इंश्योरेंस मिल जाए तो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और एससीआरबी, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो ये बताती हैं कि आपके इस गाड़ी से कोई घटना दुर्घटना हुई है कि नहीं हुई है, कोई केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, केस पेंडिंग में है कि केस सॉल्व हो गया है, इन सब बातों का जिक्र रहता है। तो आप एक एनओसी बनवा लीजिए। तो एनओसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओरिजिनल आरसी ज़रूरी है, और उसके बाद बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी होती है। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो या आपको ये भ्रम हो कि हमको आरटीओ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको डीटीओ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारी गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। गाड़ी ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है उसमें अगर आप एक ही राज्य के हैं तो थोड़ा सा आसान प्रक्रिया है, और अगर आप गाड़ी दूसरे राज्य में जाकर सेकेंड हैंड ले रहे हो तो थोड़ा जटिल प्रक्रिया है। पर प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा और आरटीओ और डीटीओ का मुंह देखना ही होगा। आप जाते हो वहाँ पर 29 नंबर फॉर्म होता है और एक 30 नंबर फॉर्म होता है। दोस्तों, फॉर्म नंबर 29 में बायर और सेलर, मतलब क्रेता और विक्रेता दोनों के सिग्नेचर के हुए दस्तावेज रहते हैं, दोनों के। और जो फॉर्म नंबर 30 है उसमें जो नया मेहमान आ रहा है, नया ओनर आ रहा है, उसकी डिटेल होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको फिजिकली आरटीओ में जाना होता है, अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर, एक तरफ आप खड़े रहते हो, एक तरफ जो खरीद रहा है वो खड़ा रहता है, क्रेता और विक्रेता दोनों खड़े होते हैं, व्हीकल रहता है, और वहाँ का जो क्लर्कियल स्टाफ है वो बाहर निकलता है, आपकी आरसी देखता है, और आरसी देखकर उसमें लिखा हुआ इंजन नंबर और उसके लिखे चेसिस नंबर का मिलान करता है कि वही है कि नहीं है ना। और उसके बाद आपका एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र भी लिया जाता है, जिसपे शपथ पत्र में आपके द्वारा, मतलब कि क्रेता को विक्रेता द्वारा, जो बेच रहा है उसके द्वारा घोषणा की जाती है कि मैं अपनी यह गाड़ी पूरे होशो हवास में पूरी स्वेच्छा से इनको दे रहा हूँ। अब उसमें जो राशि आपने ली है वो उसको भी आप उसमें लिखवा सकते हैं एफिडेविट में कि हमने 1 लाख रुपए में ये गाड़ी ली है या दी है। पूरा एफिडेविट बनता है दोस्तों। कई लोगों के पास तो एफिडेविट हो गई और फोटो खिंच गई और भाई साहब ऐसे लेके निकल लिए, एनओसी लेके निकल लिए। ये सफिशिएंट नहीं है, ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होता है। इतने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप सेफ नहीं हो। जब तक खरीदने वाले के नाम पर गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो जाती है तो आपकी सारी प्रक्रिया अधूरी मानी जाती है, और पूरे के पूरे आरोपी के तौर पर कोई भी घटना दुर्घटना होने पर अभी भी गाड़ी का ओरिजिनल मालिक वही माना जाता है जिसके नाम पर पहले गाड़ी थी। हम बात करें बीमा की, तो क्या बीमा भी ट्रांसफ़र हो जाता है? होता है। मोटर व्हीकल एक्ट में 157 सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होते ही उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन आप 14 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपने इंश्योरेंस एंडोर्समेंट करा लेते हो, अगर बात करते हो कंपनी से, तो वो फर्स्ट पार्टी भी ट्रांसफ़र हो जाता है। प्रक्रिया समझिएगा, 14 दिन 2 सप्ताह के भीतर ही आपको ये करना होता है। बाकी पेपर्स क्या क्या देखना है हमको, पीयूसीसी देख लो आप, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट देख सकते हैं उस गाड़ी का है कि नहीं है, बीमा है कि नहीं है, ठीक है। और लाइसेंस तो आपके पास होगा तो आप चलोगे। लाइसेंस तो तब होता है जिस गाड़ी पे आप चलते हो उस गाड़ी की कैटेगरी का आपके पास लाइसेंस होना। तो ये कुछ दस्तावेज हैं जो आपके पास होना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो उलझा देती है आपको, और वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है प्यारे साथियों कि क्या गाड़ी खिंची हुई है, क्या गाड़ी बैंक से खिंची गाड़ी है, या किसी यार्ड में कोई गाड़ी खड़ी है कि भाई साहब एक काम करना, आप आइएगा, हम आपको गाड़ी दिखा देंगे, पसंद आ जाएगा ले लेना, पैसे की कोई बात नहीं है यार। ऐसे बोलने वाले भी बहुत लोग हैं और बाद में आपको वही परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे, और आपकी गाड़ी ट्रांसफर भी नहीं होगी। हर जगह पुलिस पकड़ेगी, कागजात मांगेगी, तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहता? अगर गाड़ी फाइनेंस किए हुआ है तो एप्लीकेशन जो एनओसी होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, मेरी बात को समझ लीजिए आप। और जब तक किस्त पूरी नहीं भरी जाती तब तक किसी भी गाड़ी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो खिंची हुई गाड़ी में भी यही चीज़ें सामने आती हैं कि उस पर ऑनर का कोई पता भी नहीं रहता कभी कभी। तो अगर आपको इस तरीके से कोई गाड़ी मिल रही है तो भैया मेरे, उनसे केवल और केवल एक अनुरोध करना। कई दलाल आएंगे, बहुत ज़्यादा दलाल
इस मामले में इंक्लूड होते हैं। उनका कोई रोल नहीं है, ना तो वो फर्स्ट ओनर है ना कुछ है, केवल वो चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें आपसे करेंगे और खूब सपने दिखाएंगे और आपकी सपनों की कार के चक्कर में आप बर्बाद हो जाते हो, पैसा भी चला जाता है और आपके नाम पर गाड़ी भी नहीं हो पाती। और उसकी सबसे बड़ी वजह है इन गलतियों को करना कि आपने एनओसी चेक नहीं किया, आपने ये चेक नहीं किया कि भाई भले खींची हुई गाड़ी है तो अब उसको पेमेंट कर दिया जाए। आप उसको देंगे तब वो पेमेंट करेगा, तब वो चुकाएगा और तब आपको मिलेगी, तो इसमें बहुत लफड़ा है। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा, एनओसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप कर रहे हैं उसे हाइपोथेकेशन, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे प्यारे साथियों, सबसे बेहतर तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपने लिए गाड़ी ले रहे हैं तो किस्त में ही भले सही पर नई गाड़ी ले लीजिए, और सेकेंड हैंड गाड़ी ले ही रहे हैं तो किसी जान पहचान की आप ले लीजिए। जब तक आपके नाम पर गाड़ी ट्रांसफ़र ना हो दोस्तों, तब तक आप मत चलाइए। अब मैंने कहा है ना, कई लोग आपको दावा करते हैं जो दलालों के माध्यम से, तो वो आप ले लीजिए। उनसे केवल एक बात कहिए कि हे हुजूर, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, केवल इतना सा कर दो, आप हमको गाड़ी दे रहे हो, हम आपको पैसा दे रहे हैं, तो वो गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे नाम पर आप करवा लो। जो रजिस्ट्रेशन का फ़ीस लगेगा वो हमसे ले लो। जब हमारे नाम पर आ जाएगा विवेकानंद तिवारी, ये हमारे नाम पर उसका आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा, उस दिन हम आपको एक हाथ में पैसा देंगे, एक हाथ से आप गाड़ी ले लेना। और एक कल के दिन वो कहेगा कि आपके नाम पे आरसी हो जाएगी तो आप हमको पैसा नहीं दोगे, मुकर जाओगे, तो एक बाकायदा आप उसको आप सॉलिड एग्रीमेंट बनाइए आप, लेकिन बहकावे में मत आइए, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में फिसलिएगा नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे और हाथ मलते रह जाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को मुसीबत में फंसने से पहले आप बचा सकें।